हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किंजल और अक्षत दोनों शहर में रहते हैं। अक्षत एक बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता है, वहीं उसकी बीवी किंजल एक नंबर की चटोरी होती है। वो बस बाहर का जंक फूड खाती रहती है। एक दिन जब अक्षत घर पर होता है तभी घर की डोरबेल बजती है और जब अक्षत दरवाजा खोलता है तभी वहाँ एक डिलीवरी बॉय होता है जो ढेर सारे जंक फूड डिशेस लाता है। अरे सर, पूरे 6,000 रुपए का बिल हुआ है। क्या कहा? 6,000 रुपए? अक्षत उस डिलीवरी बॉय को पैसे तो दे देता है, लेकिन बाद में जब किंजल आती है तभी वो किंजल पर चिल्ला पड़ता है। ये सब क्या नाटक है तुम्हारा किंजू बेबी? रोज रोज तुम इतना जंक फूड खाओगी तो एक बार में ही बीमार पड़ जाओगी। ये सब हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा भी है क्या तुम्हें? मेरी आधी सैलरी तो तुम्हारे जंक फूड के बिल भर भर के ही खाली हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि तुम अब मेरा राशन पानी और खाने पीने का तक सब कुछ सुना सुना कर दिखाओगे। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो अक्षत। जाओ, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। किधर है मेरा सूटकेस? अब तो मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी। अरे अरे मेरी प्यारी किंजू बेबी, तुम भी ना इतनी जल्दी सीरियस हो जाती हो। अरे अरे चिल। ये लो, चाउमीन खाओ और ये आइसक्रीम बर्गर पिज्जा खाओ। लो लो, ठूसो ठूसो। ओह माय स्वीट एंड केयरिंग हस्बैंड। किंजल हर शाम को सच सवर कर बिल्डिंग के नीचे उतरती है और कॉलोनी में जितने फास्ट फूड स्टॉल्स हैं उन सब का आइटम चखती है। एक दिन अक्षत किंजल से कहता है, किंजू बेबी, तुम्हें पता है कल माँ आ रही हैं गांव से और थोड़े दिनों बाद पापा भी आ जाएंगे। वो पापा को जमीन के पेपर से रिलेटेड कुछ काम था, इसलिए वो लेट आएंगे। माँ को जंक फूड बिल्कुल नहीं पसंद, तुम इस बात का ध्यान रखना। हाँ, ओके किंजू बेबी। अरे तुम चुप करो यार। देखना, मैं सासू मॉम को भी ना जंक फूड की जोगन बना दूंगी। हम दोनों सास बहू तो अब पूरे कॉलोनी को सफा चट कर जाएंगे। अगले दिन किंजल की सास रमोला आ जाती है, जिसे किंजल आते ही पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और चाइनीज हक्का नूडल्स सर्व करती है और उसे खाकर रमोला बहुत खुश हो जाती है। अरे दादा, ये तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। किंजू बहुरिया, अरे हमें तो लगा कि ये केचुए एकदम बेस्वाद होंगे, लेकिन ना, ये तो गजब है। लाला और ला, और ये काला जूस भी ला। ओके सासू मॉम, अभी लाई। ओफो माँ, कंट्रोल कीजिए। ये सारा खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इसे हद से ज्यादा मत खाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और शहर घूमने की जगह आप बस हॉस्पिटल के चक्कर काटती रह जाएंगी। चुप रहो तुम अक्षत, लोमड़ी की तरह बीच में जुबान मत चलाओ। हाँ मुन्ना, तू चुप रह। हम दोनों सास बहू जो चाहे वो खाएंगे, जितना मर्जी वो खाएंगे, लेकिन तू हम पर रोक टोक मत कर, वरना इन गांव के मजबूत हाथों से ही तेरे दोनों गालों को अच्छे से सेक दूंगी मैं। और नहीं तो क्या, आए बड़े हम दोनों के पेट के दुश्मन। किंजल और रमोला दोनों सास बहू मिलकर तरह तरह के जंक फूड आइटम्स खाने जाती हैं। ऐसे ही एक दिन कॉलोनी में एक चाइनीज पानी पूरी वाला आता है जिसका नाम बोंग बोंग होता है। आइए आइए, चाइनीज पानी पूरी वाला, चोली चोली आइए, सबकी पसंदीदा पानी पूरी। बोंग बोंग की पानी पूरी, 2 रुपए की पानी पूरी, 2 रुपए की पानी पूरी। अरे किंजू बहुरिया, केवल 2 रुपए में पानी पूरी मिल रही है, कितना सुनहरा मौका है, चल चल। यस सासू मॉम। किंजल और रमोला उस पानी पूरी वाले के पास जाते हैं। अरे ओ चीनी पानी पूरी वाले, जरा पानी पूरी तो खिला। ओके आंटी जी, बालिए, कौन से फ्लेवर चखेंगी तुम? ये है कलाकत्ता, ये है नीला जलजीरा, ये है येलो चाइनीज स्पेशल फ्लेवर और ये है ग्रीन और ऑरेंज मिक्स फ्लेवर। अरे वाह, इन फ्लेवर को देखकर तो मेरे मुंह में पानी की बाढ़ आ गई। तो इंतजार किस बात का, टूट पड़ो सासू मॉम। दोनों जी भर के पानी पूरी खाते हैं। उन्हें उन अलग अलग फ्लेवर्स वाले पानी पूरी को खाकर इतना मजा आता है कि वो 2 घंटों तक खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। बोंग बोंग की पानी पूरी सिर्फ 2 रुपए वाली होती है, इसीलिए उसके ठेले पर हमेशा भीड़ जमी हुई रहती है। माँ किंजू बेबी, अब आप दोनों ना उस चाइनीज पानीपुरी वाले के पास जाने का फुल स्टॉप लगा दो, बस बहुत हुआ। किंजू बहुरिया, जरा वो झाड़ू तो ला, आज तो इसकी सुताई करती हूँ। बहुत बकर 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 कर रहा है ना ये। लो सासू मॉम,
धो दो इसे। रमोला और किंजल मिलकर अक्षत को झाड़ू से पीटती हैं और रोजाना उस चाइनीज पानीपुरी वाले के ठेले पर जाकर दबाकर पानीपुरी खाती हैं। ये लो आपकी पानी पूरी और ये आपकी, इसमें मैंने स्पेशल चाइनीज नमक मिक्स किए हैं और ये भी अच्छी स्वाद आने के लिए। वाह बोंग बोंग भाई, तुम्हारे ठेले की पानीपुरी खाकर तो सच में मजा ही आ जाता है। हाँ हाँ चीनी चूचू, तू एकदम बढ़िया पानीपुरी बनाता है, सच में मजा ही आ गवा। ये लो और लो और मजे से खाओ। रमोला और किंजल ही नहीं बल्कि कॉलोनी के सभी लोग चाइनीज पानीपुरी वाला बोंग बोंग के हाथ के खाने के बहुत बड़े फैन हो जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से रमोला और किंजल का बहुत बुरी तरह पेट दर्द करने लगता है। वो दोनों बिस्तर ही पकड़ लेते हैं। आय हाय मेरा पेट, लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। और मेरा भी। अरे शुभ शुभ बोलिए माँ। किंजू बेबी तुम भी? आप दोनों को मैंने न जाने कितनी बार चेतावनी दी, लेकिन नहीं, आप दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतिए, इतना जंक फूड खाओगी तो यही हाल होगा ना। डॉक्टर आ रहे हैं थोड़ी देर में। डॉक्टर आकर जब चेकअप करते हैं तब पता चलता है कि किंजल और रमोला को फूड पॉइजनिंग हुई है। रमोला और किंजल ही नहीं बल्कि कॉलोनी के सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये खबर सुनकर सभी डर जाते हैं। अक्षत अपने पापा को फोन कॉल करके सब बताता है। तभी उसके पापा योगेंद्र कहते हैं, अरे हे भगवान, ये तू क्या कह रहा है मुन्ना? तू 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 रमोला और किंजू बहुरिया का ध्यान रख। मैं अभी ट्रेन पकड़ कर आ रहा हूँ वहां। जी ठीक है पापा, ध्यान से आइएगा आप भी। योगेंद्र ट्रेन पकड़कर शहर में आ जाता है। तभी रात के 1 बज रहे होते हैं और वो कॉलोनी से गुजरते हुए जा रहा होता है कि तभी उसे एक घर से चाइनीज म्यूजिक सुनाई देती है। वो रुककर उस खिड़की में झांकता है और देखता है बोंग बोंग मरे हुए चूहे, छिपकली, चमगादड़ और कॉकरोच को कूट कूट कर उनका मसाला बना रहा है। पूरा कॉलोनी मेरा वजह से बीमार पड़ गया है क्योंकि उन्होंने मेरी चाइनीज पानी पूरी खाई है जिसमें ये सब का मिश्रण है। इससे पहले कि किसी को शक हो, मैं आज ही ट्रेन पकड़कर यहाँ से भाग जाएंगे और दूसरे शहर में जाकर अपना पानी पूरी बेचेंगे। ये क्या? इसका मतलब इस निर्लज्ज चाइनीज पानीपुरी वाले के कारण पूरी कॉलोनी वाले बीमार पड़ गए हैं और मेरी बीवी बहू भी? नहीं, इसे मैं इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। इसका पर्दाफाश तो होकर रहेगा। इससे पहले कि यह नालायक दूसरे शहर में जाकर और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करे, मुझे पुलिस को बताना होगा। योगेंद्र तुरंत बोंग बोंग का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और वो पुलिस को कॉल करके सब बताता है। और समय रहते ही पुलिस बोंग बोंग को रेलवे स्टेशन पर भागते हुए पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। योगेंद्र रमोला और किंजल को जाकर मिलता है और उन्हें सारी सच्चाई बताता है। तभी, मुझे माफ कर दो, मैं अब प्रण लेती हूँ कि मैं आज के बाद कभी बाहर का जंक फूड नहीं खाऊंगी। और मैं भी, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। किंजल और रमोला अब जंक फूड खाना छोड़ देते हैं और उनके साथ साथ कॉलोनी में भी सभी की तबीयत ठीक हो जाती है और सभी एक अच्छा और तंदुरुस्त जीवन जीने लगते हैं। कनौजपुर कहकर एक गांव था जिसमें विक्रम कहकर एक गरीब आदमी अपनी मां मनोरमा और पैरों से अपाहिज पिता हेमंत के साथ रहा करता था। विक्रम का गांव में एक ढाबा था जिसका नाम था देसी फैमिली ढाबा। विक्रम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता था जिसे लोग बहुत पसंद भी करते। अरे भाई विक्रम, लगता है तुम्हारे पास तो कोई जादू की छड़ी है, वरना आजकल के जमाने में इतना लजीज और दिल को राहत देने वाला खाना कौन बनाता है भला? तुम्हारा ढाबा ही गांव का नंबर 1 ढाबा है मेरे भाई। धन्यवाद मेरे भाई। अरे मेरी बीवी अपने मायके गई है, इसलिए मैं इस ढाबे का खाना खाने आया हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीवी मायके से वापस लौटे ही ना। क्योंकि अब मुझे तुम्हारे हाथ का खाना ही बहुत अच्छा लगने लगा है। धन्यवाद भाई। ये लो, आपका मसाला पापड़ तैयार है और ये आपकी ठंडी ठंडी लस्सी। विक्रम के जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है। उसकी शादी एक अच्छे घर की लड़की संध्या से होती है। संध्या घर पर मनोरमा और हेमंत की देखरेख करती और विक्रम ढाबा संभालता। संध्या बाजार से ढाबे के लिए कुछ सामान लाती है जिसमें वो एक नजर बट्टू भी लाती है। अरे वाह,
ये नजरबट्टू तो बहुत ही सुंदर है संध्या। हाँ विक्रम जी, इसे आप ढाबे के बाहर लगा लीजिए ताकि हमारे ढाबे को किसी की भी नजर न लगे। अब ये शुभ काम तुम ही कर दो, आखिर तुम ही तो हो मेरे घर की लक्ष्मी। जी ठीक है। संध्या ढाबे के बाहर वो नजरबट्टू लगा देती है। विक्रम का ढाबा सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चालू रहता। रात के 12 बजे तक भी ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जमी हुई रहती। कड़ी मेहनत और खून पसीना एक कर विक्रम बिना रुके, बिना आलस दिए काम करता ही रहता। मेरा मेहनती बेटा दिन भर लगातार इतना परिश्रम करता है। देखना बेटा, एक दिन तू बहुत आगे जाएगा। मैं तो अपने इन अपाहिज पैरों के कारण जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, लेकिन तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। बस आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे तो फिर सब कुछ मुमकिन हो सकता है। एक दिन विक्रम मसाले घर पर ही भूल जाता है। तभी ओफो, मैं तो मसाला घर पर ही भूल गया हूँ शायद। अब मसालों के बिना भी ये दाल और बाकी सब्जियां बन सकती हैं, लेकिन मैं बनाने के लिए ही कुछ भी नहीं बनाऊंगा। मुझे अच्छी क्वालिटी का खाना बनाना है जिसे खाकर मेरे ग्राहक खुश हो। एक काम करता हूँ, घर जाकर मसाले ले आता हूँ। संध्या को इतनी धूप में ढाबे पर बुलाना उचित नहीं होगा। विक्रम ढाबे से निकल ही रहा होता है कि तभी वो नजरबट्टू अचानक से नीचे गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या, इस नजरबट्टू के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। ये तो बुरा संकेत है। खैर, मैं इन सब में इतना नहीं मानता। चल विक्रम, जल्दी से मसाले ले आ, ग्राहकों के आने का समय हो रहा है। विक्रम घर जाकर अपने हाथों से बनाए हुए मसालों को लेता है और फिर रास्ते से लौटते वक्त वो जल्दबाजी में एक लड़की से टकराता है जिसका नाम प्रियंका होता है और वो सरपंच की बेटी होती है। प्रियंका के कपड़ों पर सारे मसाले गिर जाते हैं और उसके कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते हैं। अरे अंधे घनचक्कर आदमी, आंखें क्या कहीं गिरवी रखाया है क्या? मेरे इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए बेवकूफ, 2 कौड़ी के ढाबे वाले। तुझे पता नहीं क्या, मैं प्रियंका चौबे हूँ, इस गांव के सरपंच की बेटी। माफ कर दीजिए प्रियंका जी, वो जल्दबाजी में मुझे दिखाई नहीं दिया। अब तेरी यही जल्दबाजी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। रुक जा, अभी मेरे पापा को बुलाती हूँ। पूरे 50,000 की ड्रेस खराब कर दी, कभी देखी भी है? 50,000 रुपए, गरीब गंवार कहीं का। सरपंच वहां पर आता है और उसके आदमी विक्रम को खूब मारते हैं। नहीं नहीं, मत मारो मुझे दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मत मारो मुझे, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। तुझे ये गांव अभी के अभी छोड़कर जाना होगा, और ये तेरा फटीचर ढाबा, इसका तो मैं अभी काम तमाम करता हूँ। दुष्ट सरपंच विक्रम के देसी फैमिली ढाबा पर जेसीबी ट्रैक्टर चला देता है और उसके आदमी ढाबे पर जलती हुई मशाल फेंक देते हैं जिससे ढाबा जलकर राख हो जाता है। नहीं, मेरी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दी आपने मुझे? सरपंच जी, आपने ये सजा क्यों दी? ये आपने अच्छा नहीं किया। अबे बंद कर अपनी बकवास और निकल जा यहाँ से अपने परिवार को लेकर। और हाँ, अगर आइंदा से यहाँ पर दिखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी मैं और हाथ में दे दूंगी, समझ गया? विक्रम का सब कुछ खत्म हो चुका था। वो अपने परिवार को दूसरे गांव ले जाता है जहाँ वो अपने दोस्त प्रीतम के घर में रहने लगता है। तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रीतम, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है प्रीतम। इस मुश्किल घड़ी में तूने मुझे और मेरे परिवार को अपने घर आसरा दिया। आजकल के इस निर्दयी जमाने में कोई किसी के लिए इतनी बड़ी मदद नहीं करता। ओफो विक्रम, क्या तू भी? अरे हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मनोरमा काकी के गोद में मैं पला बड़ा हूँ। हेमंत काका के साथ कितना खेला हूँ। तेरा परिवार मेरे परिवार के जैसा ही है, इसलिए यूं धन्यवाद करके मुझे पराया मत कर। नहीं प्रीतम बेटा, तभी तो तू मेरा ही बेटा है। बचपन में कितना बदमाश था और अब देखो कितना होशियार हो गया है। कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? हाँ, मछली पकड़ने कब जाते हो बेटा? प्रीतम एक मछुआरा होता है। वो नाव में सवार होकर मछलियां पकड़ता और उन्हें गांव के बाजार में बेचता। सब कुछ भगवान की कृपा से कुशल मंगल ही चल रहा है हेमंत काका। चलो, अच्छी बात है।
मैं आज से ही काम ढूंढना शुरू करता हूँ। कहीं कोई नौकरी मिल गई तो अच्छा है। विक्रम पूरे गांव में नौकरी ढूंढने जाता है, लेकिन 4 से 5 दिनों तक निरंतर नौकरी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। तभी विक्रम, मेरे पास एक सुझाव है। नाव में मछलियां पकड़ने जाते वक्त मैंने देखा है कई नाविक अपनी अपनी नाव में थोड़ा बहुत खाद्य पदार्थ भी लेकर जाते हैं और नाव यात्रा के दौरान वो उन पदार्थों को बेचते हैं। तो फिर क्यों ना तू भी अपना एक नाव ढाबा खोल ले? अरे हाँ यार प्रीतम, तेरा सुझाव एकदम बेस्ट है। वैसे भी यात्रा चाहे नाव की हो, हवाई जहाज की हो, ट्रेन की हो या बस की हो, भूख तो सभी यात्रियों को लगती है। लेकिन नाव ढाबा बनाने के लिए तो पहले नाव खरीदनी होगी ना। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है संध्या भाभी, क्योंकि मेरा एक नाविक दोस्त है जिसका नाम अखिलेश है। उसके पास एक एक्स्ट्रा नाव कब की पड़ी हुई है। वो तुम्हें वो नाव खुशी खुशी दे देगा। फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब तुम उस नाव के पैसे उसको चुका देना। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। अच्छा हुआ कि मैंने बचपन में ही नाव चलाना सीख लिया। अब वही सीख मेरे काम आएगी। विक्रम प्रीतम के नाविक दोस्त अखिलेश से नाव लेता है और उसे सजाता है और एक ढाबे की तरह बनाता है। एक ऐसा नाव ढाबा जिसमें लोग बैठकर खाना खा सकें और तो और सवारी का आनंद भी ले सकें। विक्रम ऐसे बर्तनों में खाना पैक करता है जिनमें खाना पूरे दिन तक गर्म रहे और खराब ना हो। वो उन बर्तनों को नाव में रखता है और सवारी के दौरान लोगों को परोसता है। लीजिए जी लीजिए, आपका शाही पनीर और आपका मलाई कोफ्ता। अरे भैया, वाह वाह वाह, क्या खाना है भाई। नाव में ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने को मिल जाए और जीवन में क्या चाहिए भला है। सच में अब तो रोज आपके नाव ढाबे पर आएंगे भाई जनाब। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह विक्रम अपने नाव ढाबे से ढेरों पैसे कमाता है और पैसे जुटाकर फिर से अपना एक नया ढाबा खोलता है, जिसके बाद उसकी खूब तरक्की होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।